सभी को नमस्कार। आज की अपनी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी साइंस और मैथ के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जिसमें अपने एनसीईआरटी 9th और 10th के भी क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें अपने पास साइंस के तो 15 क्वेश्चन रहेंगे और मैथ के भी क्या रहेंगे 15 क्वेश्चन। तो टोटल 30 क्वेश्चन का मिक्सचर है जिसमें साइंस और मैथ दोनों मिला के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चैनल पे नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि डैश किस सतह पर स्थित होता है। पहला ऑप्शन है श्वेत रुधिरकण, लाल रुधिरकण, बिंबाणु और लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे अपने बात करें, ये है व्हाइट ब्लड सेल आरबीसी और बिंबाणु का मतलब प्लेटलेट्स। लास्ट में लिम्फोसाइट। देखो आरएच कारक इसमें अपने पास दो एंटीजन पाए जाते हैं, एक तो आरएच पॉजिटिव और एक आरएच नेगेटिव एंटीजन। और ये पाए कहाँ जाते हैं तो ध्यान रखने कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी। ठीक है, तो एंटीजन में अपने पास आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव और ये आरबीसी की सतह पर पाई जाती है। उसके बाद बात करें कि जो आपके पास आरएच कारक है इसकी खोज किसने की, तो ध्यान रखना किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर और साथ में कौन था, विनर। उन्होंने रिसर्च भी कहाँ पे की थी, मकाका रिसर्च बंदर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया है, मतलब श्वसन कैसा, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी अपचन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अपचन अभिक्रिया। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है जो आपके पास श्वसन की जो अभिक्रिया वो कैसी, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, और श्वसन में अपने को पता है क्या प्राप्त होता है, एक तो CO2 H2 और लास्ट में ATP के रूप में क्या प्राप्त होता है अपने को, ऊर्जा। और ATP की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखना एडेनोसिन, T का मतलब ट्राई और P का मतलब फॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो श्वसन की प्रक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आयोडीन ये अपने पढ़ा था किसके, थायरोक्सिन हार्मोन के। और यहाँ पे एक दिया एड्रेनलिन, तो ये तो अपने को पता है इसके उपनाम क्या है, एक तो इसको बोलते हैं संकटकालीन और क्या बोलते हैं 3F और एक बोलते हैं 4S। तो 3F का मतलब क्या है, फियर फाइट और फ्लाइट, और 4S का मतलब क्या है, शुगर साल्ट स्ट्रेस और सेक्स। ठीक है, तो ये इसके उपनाम है किसके, एड्रेनलिन। उसके बाद ओसिन क्या एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, दांतों में। और इंसुलिन पता ही अपने को, ये मिलता है अपने को कहाँ पे, जैसे अग्नाशय ग्रंथि है, और अग्नाशय ग्रंथि में अपने पास 3 सेल है, अल्फा बीटा और गामा। तो बीटा कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। तो यहाँ पे ये तो क्या करता है, अल्फा ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, बीटा क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, और गामा क्या करता है, यहाँ पे दोनों को संतुलन बनाए रखता है अल्फा और बीटा में। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, किसके, थायरोक्सिन हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिका पाई जाती है। तो यहाँ पे बात करें, पहला ऑप्शन है कौन सा, मृदुतक, जिसको क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा, यानी इसको क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा। अगला कौन सा है, दृढ़ोतक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्लेरकाइमा। अगला ऑप्शन है स्थूल कोणोतक को क्या बोलते हैं, कालेनकाइमा। और लास्ट में आपके पास उपकलोतक, इसको क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपके पास वो कौन सा होगा, दृढ़ोतक। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे किसका जमाव होता है, लिग्निन का क्या होता है, जमाव।
और इसमें बात करें लिग्निन क्या करता है, जल के प्रति क्या होता है, ये अपारगम है। जल के प्रति अपारगम है। इसी के कारण क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मृत। बस ये इसका भाग है। और स्थूल कोणात्मक ये कहते हैं जो पत्तियों का जो कोमल भाग है वो इसी के कारण होता है, यानी पत्तों का कोमल भाग। ठीक है। और पेरेन्काइमा इसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक ऊतक। सार्वभौमिक ऊतक। और उपकला ऊतक तो पता ही है किस, ये जो अपने मानव के मान लो यानी जंतु ऊतक, किस में पाया जाता है, जंतु ऊतक। और पाया भी कहाँ जाएगा, ये त्वचा में। ठीक है। तो ये है आपके पास निम्नलिखित में कौन से ऊतक मृत कोशिका पाई जाती है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, दृढ़ ऊतक। ठीक है। लेकिन इनका जमाव है जल के प्रति अपारगम है और इसी कारण क्या पाई जाती है इसमें, मृत कोशिका। अगला क्वेश्चन है, किस तह पर बुन्नर ग्रंथियां पाई जाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुन्नर ग्रंथियां। तो देखो ध्यान रखो, बुन्नर जो ग्रंथियां पाई जाती है ये पाई जाती है छोटी आंत में। ठीक है। तो छोटी आंत पहला ही ऑप्शन सही है। छोटी आंत के भाग कितने होते हैं, तो ये भी अपने को पता होना है। इसी तरह बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, तो ये तो अपने को पता ही होना चाहिए भागों के बारे में। तो छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से, डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है। और बड़ी आंत के 3 भाग कौन से हैं अपने पास, सिक्किम, कोलम और रेक्टम। डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम और इसके सिक्किम, कोलम, रेक्टम। आरनाल की बात करें तो आरनाल अपने शरीर में कितने मीटर लंबी होती है, तो ध्यान रखना 10 से 12 मीटर। ठीक है। और लार में ध्यान रखना, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हो गया। टाइलिन भी इसमें ही पाया जाता है, टाइलिन हो गया। और माल्टेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, लार ग्रंथियों में। तो ये ध्यान रखना अपने को, बुन्नर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में। इसके कितने भाग है, 3 भाग है, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। और बड़ी आंत के भी 3 भाग है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है। लिखा हुआ एक समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रमशः 2√3, 3√3 और 5√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने पास। यहाँ पे क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे भुजा तो अपने को दी नहीं गई है, लेकिन अपने को एक चीज दी गई है कि भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई। अपने पास ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है, और इस पे अपने पास खींचे गए हैं लंब। ठीक है, भुजाओं पर लंब। तो ये इस प्रकार, ये 90, फिर इस भुजा पर ये 90 और फिर इस भुजा पर। ठीक है। तो ये है आपके पास P1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P2 भुजा और इसको P3 भुजा। ये इसके मान दिए गए 2√3, 3√3 और 5√3। तो भुजा निकालने के लिए, जैसे ये भुजा A है, ये भुजा A है और ये भुजा A, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जिसको अपने को ध्यान रखना है। A इक्वल क्या होता है, 2/√3 P1 + P2 + P3। तो 2/√3, P1 का मान कितना है, तो P1 का मान यहाँ पे 2√3, P2 का मान कितना है, 3√3 और P3 का मान कितना है, 5√3। तो ये कितना हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10√3। तो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 दूना कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मान रख दो, यही तो अपने को चाहिए था, क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल निकाल लेते अपने, √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना है, 20, तो 20 का स्क्वायर है, यानी 20 को अपने 2 बार लिखते हैं। तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20 और 20 5 100, यानी कितना आ जाएगा, 100√3 क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 13 प्राप्त होता है। तो बताओ उसी संख्या का 5 से भाग देने पर क्या शेष बल आएगा। तो
तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इसमें शेषफल प्रमेय पर आधारित है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो पहले शेष आएगा, जो पहले शेष बचेगा उसे क्या मानना है आपको, संख्या मानना है, उससे संख्या मानना है। बस इसमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। तो ध्यान रखना है, इसमें शेष क्या बचा 13, इसको क्या मान लो संख्या। अब इसमें किसका भाग दोगे, 5 से भाग देने, 5 से भाग देने पर जो शेष आएगा वो आंसर आपका, तो 5 दूनी 10, कितना बचा 3, तो 3 क्या बच गया शेष, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा भाज्य होगी, यानी किससे भाज्य होगी, केवल 3 से, केवल 13 से, केवल 9 से, 5 तथा 13 दोनों से। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर आपके पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी a की पावर n प्लस b की पावर n, यहाँ पे तो माइनस है लेकिन प्लस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, a की पावर n प्लस b की पावर n। अगर n यहाँ पे आपके पास विषम है, n यहाँ पे विषम है, तो ध्यान रखना भाग किससे दोगे, a प्लस b से। ठीक है। अगर n यहाँ पे आपके पास क्या है, सम है, तो यहाँ पे आपको किसी से भाग नहीं जाएगा, किसी से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे भाग किससे जाएगा, a प्लस b से, और यहाँ पे किसी से भाग नहीं जाएगा। अब अपने बात करते हैं, अगर माइनस लगाओ, यानी a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n यहाँ पे क्या है विषम, तो n यहाँ पे विषम है तो ये भाग किससे जाएगा, तो ध्यान रखना a माइनस b से। अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, n यहाँ पे क्या आपके पास सम, अगर n यहाँ पे सम है तो ये भाग किससे जाएगा, तो ध्यान रखना a माइनस b और a प्लस b से भाग जाएगा। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना आपको। अब देखो यहाँ पे आ रहा है 2n, 2n का मतलब 2 से गुना है, इसका मतलब क्या है, सम है, सम है तो ये भाग किससे जाएगा, a माइनस b, यानी a माइनस b यानी 9 माइनस 4, और किससे जाएगा, a प्लस b यानी 9 प्लस 4, तो 9 माइनस 4 5 और 9 प्लस 4 13, इन दोनों से क्या जाएगा बाई, ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज उसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों के सरल ब्याज से 108 रुपये अधिक है, तो धन क्या होगा। तो पहले तो अपने को ये दिया हुआ है कि जो 5% है कितने साल का ब्याज है, 4, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 20%, यही है। फिर अगला 6% 3 वर्षों के लिए, 6% 3 वर्षों के लिए, तो टोटल ब्याज कितना होगा 6 × 18, यानी उसके बाद कह रहा है कि सरल ब्याज से 108 रुपये अधिक है, लेकिन अपने हिसाब से कितना अधिक है, 2%, 2%, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक है 108, तो ये हो गया इसके बराबर। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108, और ये 2 है, परसेंटेज है तो ऊपर ये क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके 2 5 10 2 4, तो कितना आएगा 5400, तो यही अपने को निकालना था। यहाँ इसका मतलब वो धन कितना है 5400 रुपये। ठीक है। आप वैसे कैलकुलेट करोगे 5400, यहाँ पे क्या है, अगर आप ऑप्शन मान के चलोगे तो पहला ऑप्शन 5400 लिखो, 5400 का 5% 4 वर्षों के लिए निकालो, फिर 5400 का 6% 3 वर्षों के लिए, और दोनों को माइनस कर दो, तो आपके पास कितना आएगा 108। ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी अपनों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी 20 सेंटीमीटर, BC 7 है, AC 15 सेंटीमीटर है, भुजा BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि त्रिभुज DAB समरूप है किसके, त्रिभुज DCA के, तो CD की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपने बात करें, अपने को दिया त्रिभुज ABC, ये है आपके पास त्रिभुज AB और C। फिर कह रहा है कि जो आपके पास BC है इसको D तक बढ़ाना है, यानी BC को आपने बढ़ा दिया D तक बढ़ा दिया, तो क्या बन गया DAB, यानी ये D है, क्या बन गया DAB, ये बन गया DAB। अब यहाँ पे अपने को बताना है CD की लंबाई क्या है, यानी इसकी लंबाई बताना है, तो इसकी लंबाई अपने मान लेते हैं x। उसके बाद जो मान दिया वो लिख लेते हैं, AB का मान कितना है यहाँ पे 20, BC का मान कितना है 7, AC का मान कितना है 15, और तो नहीं, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होती है जो अपने को ध्यान रखनी है, अगर समरूप है तभी ये ध्यान रखना। तो कैसे, देखो DA बटा DC, DA बटा DC बराबर होगा किसके, AB बटा CA, AB बटा CA। फिर क्या होगा DB बटा DA, DB बटा DA।
बस यहाँ पे अपने को मान पुट करने और अपना आंसर आ जाएगा डी ए कितना है, डी ए कुछ है नहीं अपने पास, तो ऐसे कैसे ही रखो। डी सी कितना है, एक्स माना था। ए बी कहाँ पे है, ए बी कितना है 20, और सी ए का मान कितना है 15। फिर है डी बी यानी डी बी, देखो 7 और एक्स यानी 7 + एक्स, और डी ए तो डी ए भी कुछ नहीं है, ऐसे कैसे ही रखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, या तो पहले वाले दोनों बराबर कर लो या लास्ट वाले दोनों बराबर कर लो, उसके हिसाब से अपना आंसर आएगा। तो इसको यहाँ पे कट कर लेते अपने, या 4 × 5 = 20 और 3 × 5 = 15 यानी 4/3। तो यहाँ से डी ए का मान कितना आएगा, आप कहोगे डी ए बराबर होगा अपने पास 4/3 और एक्स उधर गुणा हो जाएगा यानी 4x/3। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास देखो ये समीकरण है 4/3 7 + x और बटा कितना डी ए, तो डी ए का मान अपने यहाँ पे रख सकते हैं, क्या आएगा 4x, और ये बटे में 3 है, 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा गुणा में। तो यहाँ पे अपने गुणा कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 चौके 16x, 3 3 9, 9 को गुणा करते हैं 9 7 63 प्लस 9x, 9x को उधर ले गए, 16 में से 9 गए कितने रह जाते हैं 7x 63, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 × 9 = 63। कितना आंसर है 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 किलो हर्ट्ज है, इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे तो लिखा क्या हुआ आपके पास, कंपनों की संख्या। एक तो ध्यान रखना आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल ध्यान रखना एक चक्कर में लगा समय। और आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। तो यहाँ पे चक्रों की संख्या ना देखे क्या दिया हुआ है, कंपनों की संख्या यानी कितने 2 सेकंड में। तो आसान क्वेश्चन है, अपने को यहाँ पे क्या दिया फ्रीक्वेंसी यानी एफ कितना 50 किलो हर्ट्ज, यहाँ पे किलो नहीं है ये सिर्फ हर्ट्ज है, हर्ट्ज। ठीक है, अब 1 सेकंड में यानी 50 जो हर्ट्ज लिखा हुआ है इसका मतलब ये 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी है यानी 50, यानी 1 सेकंड में जो दिया आपके पास 50 हर्ट्ज। तो अपने से पूछा 2 सेकंड में क्या होगा, तो 2 सेकंड में कितना होगा 2 × 50 यानी कितना होगा 100 हर्ट्ज। तो आंसर क्या आएगा 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आवृत्ति की डेफिनेशन क्या है। तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या कितने 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 2 सेकंड में पूछ लिए तो 200 क्या कर दो गुणा कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होता है। तो जड़त्व का मतलब क्या होता है, जड़त्व का मतलब होता है कि वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण। ठीक है, और जड़त्व का माप हमेशा किससे करोगे, तो ध्यान रखना माप किससे करोगे, द्रव्यमान से। इसका मतलब ये है कि अगर जड़त्व ज़्यादा है तो द्रव्यमान भी क्या होगा ज़्यादा। तो हमेशा किस पर डिपेंड होगा, द्रव्यमान पर। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा जड़त्व भी क्या होगा ज़्यादा। जैसे मान लो अब यहाँ पे साइकिल है और एक स्कूटर है और एक कार है और एक ट्रक है, तो इसमें किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, आप कहोगे ट्रक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो जड़त्व भी क्या होगा ज़्यादा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक आप साइकिल को ही धक्का मारो, एक ट्रक को ही धक्का मारो, तो किसको धक्का मारना आसान है, साइकिल को। क्योंकि द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, 30 डिग्री के 1 लीटर जल को 50 डिग्री के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड इनको आपस में मिलाना है, तो मिश्रण का टेम्परेचर क्या होगा। तो ध्यान रखना आपको इसका एवरेज नहीं निकालना। कई क्या करते हैं 50 और 30 80/2 यानी कितना करते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना जो 40 आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, चारों ही ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब जो 40 है वो क्या है 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, बस यही ध्यान रखना आपको कि अगर ऐसा ऑप्शन ना दिया हो तो उनके बीच का टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, किसी एक ध्वनि तरंग 339 मीटर, यह आ जाएगा प्लस इनवर्स 1
मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य है? तो ध्वनि अपने पास 3 है। कौन कौन सी? एक तो प्रश्रव्य, श्रव्य और अतिश्रव्य, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को निकालने की आवृत्ति क्या होगी? तो सबसे पहले अपने पर ध्यान दें, अपने को क्या दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है 4, तो कितना है? 339 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद दिया अपने पास तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान, यानी वेवलेंथ कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। पहले तो यूनिट देखो क्या है आपके पास। यहाँ पे आपके पास जो यूनिट है मीटर है और यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर। तो मीटर को क्या कर दो आप? सेंटीमीटर में चेंज कर दो, यानी बटा क्या करोगे? 100। तो इसको अब आपके पास v बटा लैम्डा आ गया, तो आवृत्ति निकाल सकते हो। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो n बराबर v बटा लैम्डा। तो यहाँ पे v का मान कितना है? 339 और बटे में लैम्डा का मान कितना है? 1.5। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखें, इसको मीटर को किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। तो 10 की पावर क्या देगा यहाँ पे? 2, और यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या देगा? 1 और 10। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 को भाग दें, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 छक्के 90। उसके बाद 10 की पावर यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास? 3। और आवृत्ति है तो इसकी जो मात्रक है वो क्या होगा? हर्ट्ज। तो 22.6, 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? किलो हर्ट्ज। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 22.6 किलो हर्ट्ज। ये रहा ऑप्शन बी। उसके बाद देखो ये ऑप्शन है कि श्रव्य है। कौन सा श्रव्य है ये? तो देखो किलो हर्ट्ज अपने को पता है 20 किलो हर्ट्ज से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड में एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए कौन कौन से? एक तो सोनार और एक आ जाता है वेल और चमगादड़। तो ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 घन सेंटीमीटर है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम घन सेंटीमीटर है तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा? तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कितना दिया है? तो द्रव्यमान दिया है यहाँ पे 50 ग्राम और आयतन कितना है यहाँ पे? 20 घन। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना है? जब 20 दूनी 40, पॉइंट हटाया और यानी 20 पंजे 100, यानी कितना है? 2.5 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान लो, अपने पास पानी का घनत्व कितना है? आप कहोगे 1 ग्राम, यही है 1 ग्राम घन सेंटीमीटर है। लेकिन अपने पास वस्तु का जो घनत्व वो कितना? 2.5। तब बताओ घनत्व किसका ज़्यादा? आप कहोगे वस्तु का घनत्व क्या है? ज़्यादा है किसके? पानी के घनत्व से। क्यों? क्योंकि अपनों ने दोनों वैल्यू कंपेयर कर ली। इसका मतलब ये है कि अगर वस्तु का घनत्व पानी से ज़्यादा है तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पदार्थ प्रभाव तो होएगा नहीं, पदार्थ तैरेगा डूब जाएगा, पदार्थ क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अगर ध्यान रखना है, अगर पानी का घनत्व ज़्यादा है और वस्तु का घनत्व क्या कम, तो ध्यान रखना पानी पर वो तैरेगी। बस यही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है किसी धन का सरल ब्याज उस धन का 81/100 गुना है। यदि समय और दर का संख्यात्मक मान क्या समान है तो दर क्या होगी? सबसे पहले तो देखो आपको जो वैल्यू है वो यहीं से मिल जाएगी। 81/100 लिखा हुआ है, 81/100। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास 100 मूलधन है तो 81 क्या है? सरल ब्याज। लिखा हुआ है सरल ब्याज, धन का सरल ब्याज। तो ये धन है और धन का सरल ब्याज। इसका मतलब आपके पास 100 तो क्या है? मूलधन, और 81 क्या है? सरल ब्याज। तो यहां से यही पता है होना चाहिए अपने को धन का सरल ब्याज। तो ध्यान रखना ये धन का सरल ब्याज। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू मिल गई। उसके बाद समय और दर क्या है? दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर। यानी जो आपके पास समय है और दर, तो इसको अपने मान लेते हैं x। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन निकाल दे सकते हैं। अपने को पता है ब्याज बराबर क्या होता है? PRT बटा 100, यही होता है। तो ब्याज यहाँ पे कितना आपके पास? 81 और P ये अपने पास कितना? 100। R और T दोनों का मान x है तो x को x से गुना करोगे क्या आएगा? x स्क्वायर और बटा 100, 100 से 100 कैंसिल, x स्क्वायर उधर आ जाएगा आपके पास रूट। तो 81 का क्या होता है? 9।
तो ये आ जाएगा आपके पास 9, एक्स का मान क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे आपसे पूछा दर क्या होगा, तो दर पूछे तो आ जाएगा कितना आपके पास 9%। अगर आपसे पूछे यहाँ पे समय पूछे तो समय क्या आएगा 9 वर्ष। ठीक है, दोनों में से जो भी पूछे वो अपने निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 9, यहाँ पे दर पूछा है तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज, ये परसेंटेज में आएगा। अगर समय पूछा है तो आपके पास 9 वर्ष आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगला क्वेश्चन है ए बी 8 सेंटीमीटर और सी डी 6 सेंटीमीटर एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं। यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये आपके पास एक वृत्त है और ये है केंद्र, और यहाँ पे दो जीवाएं दी हुई हैं, एक तो ये और एक ये। अब यहाँ पे अपने इनको मिलाते हैं तो त्रिज्याएं तो देखो सेम ही होगी, चाहिए आप कहीं से मिला लो, ये वाली त्रिज्या और ये त्रिज्या, यानी ये तो क्या होगी सेम, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इन पे लंब डालें ये। अभी ये ध्यान दो ए बी, ये ए बी है, इसका मान कितना दिया है 8। उसके बाद सी डी, ये है सी डी, इसका मान कितना दिया, इसका मान दिया 6। उसके बाद खाए दो जो हैं और उनके बीच की दूरी, यानी ये दो जो हैं उनके बीच की दूरी, यानी ये वाला मान, ये कितना दिया है 2। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपने क्या करें, ए बी देखो 8 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4। सी डी यहाँ पे 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 3, ये भी 3। क्यों, क्योंकि ये क्या है समान भागों में बांट देता है। कौन, अगर केंद्र से अपने जीवा पे लंब डाले तो समान भागों में बांट देता है। तो यहाँ से अपने पहले त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की, तो यहाँ पे देखो ये इसका मान अपने निकाले, इसका मान, तो इसका मान कैसे निकलेगा, अपने को पता है ये कर्ण है और ये क्या है आपके पास लंब है, और ये क्या है आधार। तो यहाँ से मान आ सकता है किसका, लंब का। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाओ आप, अपने को पता है जो आपके पास त्रिज्या है और जो आपके पास यहाँ पे जीवा आधी बांटी हुई है, ये हमेशा क्या आएगा इससे ज़्यादा। क्यों, आप हो गया ऐसा क्यों, क्योंकि अपने को पता है कर्ण का जो मान होता है ये मान हमेशा क्या होगा आधार और लंब से क्या होता है ज़्यादा। अपने ऐसे लिखते हैं 3, 4 और 5, हमेशा क्या आएगा ये ज़्यादा ही, यानी कर्ण का मान क्या होगा ज़्यादा। तो यहाँ से अपने डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये 4 है यानी 4 से ज़्यादा ही मान आएगा आर का। फिर देखो यहाँ पे भी अपने ये कॉन्सेप्ट लगा दें, यानी ये 3 है, 3 से ज़्यादा ही आएगा, यानी 3 और 4 से क्या आएगा मान ज़्यादा आएगा किसका, त्रिज्या का। तो यहाँ से अपने सीधा निकाल लेते हैं त्रिज्या का मान। तो 265 ये वर्गमूल किसका होगा, तो लगभग किसके होगा, ये 17 के, और 17/4 कैलकुलेट करो 4 पॉइंट समथिंग। उसके बाद इसको भी कैलकुलेट करो, 256 ये लगभग किसके बराबर होगा 16 का, और बटा 16 यानी कितना आया 1। फिर 156 ये कितना 13, 169 यानी 13 के लगभग 13/4 यानी 4 दिए 12, ठीक है, यानी 3 पॉइंट समथिंग। फिर 198 ये 14/4 तो 4 दिए 12 यानी 3 पॉइंट समथिंग। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग, यानी 4 से क्या रहा है ज़्यादा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा ए। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट से करना है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। उसमें क्या करेगा, आपको ये मान निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ से आर को तुलना करना पड़ेगा और दोनों को बराबर करोगे तो वहाँ से आर का मान क्या आ जाएगा आपका ऑन रोड में 265/4, यानी थोड़ा लेंथ क्या हो जाएगी लंबी। तो यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, त्रिभुज को कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि जो आपके पास आधार और लंब इनसे हमेशा कर्ण क्या होता है ज़्यादा ही होता है। तो ज़्यादा होता है तो यहाँ पे आर का मान क्या होगा 4 से ज़्यादा, और 4 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 3 से 3/8 गुना हो जाता है तो दर क्या होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 से 3/8, तो सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन क्या करो सही। तो यहाँ पे क्या होगा 3 से 3/8, 8 दिए 24 और 24 और 3 कितने हो गए 27, 27/8। और हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ से क्या होगा जो आपके पास बटे में दे यहीं से आंसर निकल सकते हैं, यानी इसका मतलब कह रहा है 3 वर्षों में स्वयं का, स्वयं मतलब 8 का क्या हो रहा है 27 गुना, ठीक है, यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि 8 का कितना हो रहा है 27 गुना, कितने सालों में 3 सालों में। तो यहाँ पे आपके पास क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है तो 3 साल है, तो क्या करो आप घन लगाओ, यहाँ पे घनमूल 3 है तो 3 का घनमूल 2 है तो क्या लगाते हैं आप वर्गमूल। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या देगा आपके पास 27, तो 8 का जो आपके पास घनमूल है वो कितना होता है 2, और 27 का कितना होता है यहाँ पे 3, यानी 2 से कितना हो जा रहा है आपके पास 3, यानी कितने फर्क पड़ रहा है 1, कहाँ से पड़ रहा है 2 से, और इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 100, कितना आएगा 50%।
तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। उसके बाद है किसी धन का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 510 रुपये, तो बताओ उसी धन का उसी दर से उतने ही समय साधारण ब्याज क्या होगा? अब एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 वर्षों का दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो अपने को पता है कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? आप लगाओगे 2:1 वाला, ठीक है। 3 के लिए क्या लगोगे? 3 3 1। तो इस 2:1 का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो जो आपके पास रेट दी इसको फिक्स करो। 12.5 को क्या लिख सकते हो आप? 12.5 को लिख सकते हो आप 1/8। फ्रैक्शन भी अपने को याद होनी चाहिए। टाइम कितना आ गया? 2 साल। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना अपने पास? 510। तो यहाँ पे 1/8 है, 2 साल है, तो 8 का क्या करो? यहाँ पे स्क्वायर कर दो। कितना आएगा 8 का स्क्वायर? 64। अब 64 से आप क्या करो? वैल्यू निकालो 64। 2 वर्ष के लिए तो कौन सा पैटर्न ध्यान रखोगे? 2 1 कम। तो यहाँ पे आप क्या करो? 64 का निकालो आप 2 इंटू 64 का क्या निकलना अपने को? 1/8। अब यहाँ पे 64 का आपके पास प्रिंसिपल है, एक तरह से अपने माने प्रिंसिपल है, तो 64 का 1/8 कितना होगा? 8। फिर प्लस आपके पास क्या है यहाँ पे? 1 इंटू, फिर यहाँ पे क्या करो? आपके पास जो 8 है उसका क्या निकालो? 1/8। तो 1/8, 8 का 1/8 कितना होता है? 1 ही होता है। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 8 दूनी 16, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1 एकम 1। एक चीज़ ध्यान रखना, जो पहले वाला जो पोर्शन होता है वो हमेशा किसको शो करता है? सिंपल इंटरेस्ट को, और बाद वाला किसको शो करता है? अंतर को। ये किस में आएगा? जब आपके पास 2 वर्ष का आएगा तो उसके लिए आपके पास ये है पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपके पास? 17, और ये 17 क्या है? CA, और CA अपने को दे रखा है कितना? 510। तो अपने हिसाब से CA कितना है? 17, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 510। इसका मतलब जो 510 है वो वैल्यू है किसकी? 17 की। और अपने को निकालना क्या है? साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज कितना है यहाँ पे? 16, तो गुणा किससे कर दो? 16 से। 17 × 51, 16 × 3 = 48। आंसर कितना है? 480। यदि विक्रम ले 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन तो है 2 लाइनों के, लेकिन करने में क्या कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अपने को ये क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो CP यानी कॉस्ट प्राइस, और हमेशा चेंज क्या होता रहता है? सेलिंग प्राइस, हमेशा सेलिंग प्राइस चेंज होता रहता है। पहले तो कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाता है? 3 गुना। तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले सेलिंग प्राइस 100 रुपये था, अब कितना हो गया? 3 गुना यानी 300। यानी पहले 100 में बेचा, फिर कितने में बेचा? 300 में। यही तो कह रहे हैं। तो कहता है लाभ 5 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले जो प्रॉफिट था P हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 5P। कब? जब हमने 100 की वस्तु कितने में बेच दी? 300 में, ठीक है। पहले 100 में बेचा रही थी, अब 300 में, तब प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5P। इसका मतलब ये है, यहाँ से आप अंतर देखो, यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? 200 का, और यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? 4P। इसका मतलब ये है कि जो 4P है वो बराबर है किसके? 200 के, यानी P बराबर कितना आ गया? 200/4 यानी 50। इसका मतलब यह है P का मान कितना है? यानी पहले कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 50 का। इसका मतलब यह है कि जो आपके पास अगर आप 100 में बेच रहे हो, प्रॉफिट 50 को रहा है, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था? तो आप सीधे कहोगे कि 50 था। 50 का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए तो 100 में बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप निकाल सकते हैं लाभ परसेंट। लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ कितना है? 50। और अपने को पता है प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे अपने पास जो 50 लाभ हो रहा कहाँ पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। तो बटा क्या करोगे? 50 × 100। तो 50 से 50 कट गया, कितना गया? 100%। तो आंसर कितना है? B। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 216 घन सेंटीमीटर आयतन वाले 4 घनों को एक दूसरे से जोड़कर नया घन नेट हाउस बनाया गया, तो नेट हाउस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये कह रहा है कि आपके पास घन है 216 घन सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या दिया? आयतन। और आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। और आयतन कितना दिया? 216, यानी 216 बराबर भुजाघन। यहाँ से भुजा क्या आ जाएगी आपके पास? तो यहाँ पे आपके पास घन है, घनमूल हो जाएगा। 216 किसको होता है? 6 का, तो भुजा आ गई यहाँ पे 6। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो आपके पास घन है, ये आपके पास घन है, इसकी भुजा कितनी? 6। और कह रहा है ऐसे कितने जोड़ने आपको? 4 घन जोड़ने। तो 4 जोड़ दो, सेम ऐसे ही एक ये जोड़ दो, तो ये भी 6 भुजा, इसकी भी क्या होगी? 6 भुजा, और इसकी भी क्या होगी? 6, ठीक है। तो ये आपके पास घन है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 6 और घन में क्या होता है, सारी भुजाएं क्या होती है 6, यानी ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, यही है। उसके बाद कह रहा है कि जो नया ठोस बना है, नया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये बन गया आपके पास नया ठोस, तो इसको अपने अगर ढंग से बनाए तो ये ऐसे बनेगा, यानी ये घन बना है इस बार, ये तो है। अब देखो अपने को पता है ये तो 6, ये भी 6, ये भी 6, लेकिन ये कितना है नीचे, तो आप कहोगे 6 चौके 24, यानी 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका निकालना अपने को क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ये बन गया आपका घनाभ। वो घनाभ का अपने पास पता ही है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई क्या है यहाँ पे आपके पास 24, और चौड़ाई कितनी है 6, और ऊंचाई कितनी है 6। तो यहाँ से सीधा गुणा कर लेते हैं अपने, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 24 इंटू 6 कितना हो गया 144, प्लस फिर आपके पास चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी चिकन को 36, फिर चौड़ाई इंटू लंबाई, यानी 24 इंटू 6 कितना हो गया 144। तो यहाँ पे 2, तो 144 144 इनको जोड़ लेते अपने, कितना हो गया आपके पास 14 दूना 28, और प्लस आ जाएगा आपके पास 36। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, आपके पास लास्ट में इकाई अंक देखो 6 8 2 4। तो अपनी इतनी कैलकुलेशन भी ना करें तो अपने पास आंसर आ सकता है। देखो कैसे, 8 और 6 कितना हो गए, आप कहोगे 14 हो गए, यानी 4 आ गए इकाई अंक, 4 दूनी 8, और 8 किस में आ रहा है इसमें, यानी ऑप्शन बी, यानी गुणा ना करना पड़े इतना अपने को। तो देख लो इकाई अंक सबके अलग है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पर वो कितने में बेचता है, 1200 ग्राम ही तोलता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि 1500 ग्राम है कोई चीज़, और कितने हानि पर बेचता है, 10% हानि पर। तो 10% इसका निकालो आप, तो 10% निकालो कि कितना होगा 150, यही होगा 150, यानी कितना बेचना चाहिए उसको, ये बेचना चाहिए 1350 ग्राम, यही होना चाहिए। लेकिन वो बेचता कितने में है, 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। तो कह रहा है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत, देखो बेचना चाहिए 1350 ग्राम, लेकिन बेचता कितना है 1200 ग्राम। इसका मतलब कितने का फर्क आ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पे फर्क आ रहा है 150। और ये फर्क आ रहा है कहाँ पे भी, कहाँ से है, तो आ रहा है यहाँ से 1200 से। तो 1200 इंटू 100, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, 12 कम 12, 12 दूना 24, 24 और पीछे की तरफ 6, 6/12। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट कर लो, 12 1/2%, यानी 12.5%। तो कितना लाभ हुआ 12.5%। तो ध्यान रखना, जब आपके पास ऐसे तोलने वाले क्वेश्चन आए तो वहाँ पे मूल जो आपके पास मेन जो मूलधन होता है वो चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से कंपेयर करो, जो 150 जो चेंज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, 1200 से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास लाभ प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या है, जिसमें एक पत्ता तो क्या हो ईंट का और दूसरा पत्ता क्या हो भूकंप का। तो अपने को प्रायिकता में ये पता होता है कि नीचे क्या है, कुल घटना और अनुकूल घटनाएं। तो सबसे पहले तो कुल घटनाएं अपने को पता होनी चाहिए। कुल घटना 52 पत्तों में से 2 निकालनी, यानी 52 पत्तों में से 2 निकालने हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगी, 52 इंटू 51 बटा 1 इंटू 2, तो 26, और 26 इंटू 51 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6, 2 और 13, यानी 1326 कुल घटनाएं होंगी, यानी बटे में तो फिक्स होएगा। अब कह रहा है कि एक पत्ता आपको ईंट का निकालना है, ईंट का, और एक पत्ता निकालना है हुक्म का। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि टोटल पत्ते कितने हैं। टोटल 52 पत्तों में 13 तो ईंट के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, 13 चीड़ी के होते हैं, और 13 पान के होते हैं, यही है। यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है, और इनमें से निकालना अपने को एक पत्ता, यानी 83 और 83। अब यहाँ पे एवं आ रहा है, तो ध्यान रखना जब भी एवं आए तब आपको गुणा करना है, या आ जाए तब आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे गुणा करोगे, ये तो होगी अनुकूल घटना है, बटे टोटल कितनी है 1326। अब ये आप क्वेश्चन कर सकते हो। 13 से कम C1 का मतलब होता है 13, और यहाँ पे भी 13 C1 का मतलब 13, 1326। तो 13 से काट दो, 13 कम 13 और 13 दूना 26, यानी 13/102। ऑप्शन कौन सा, ए। तो ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा किसी दी गई समीकरण
एक्स स्केयर, ये एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस के, जीरो के मूल इस प्रकार के इनके मूलों के वर्गों का योग कितना है 40 है। तो के का मान क्या होगा, तो ये कह रहा है कि मूलों के वर्गों का योग यानी अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इक्वल कितना है 40, ये कह रहा है। ये तो है मूल दो है अल्फा और बीटा और इनके वर्गों का योग कितना है 40, तो के का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर आपके पास द्विघात समीकरण है तो यहाँ से अपने दो मूलों का योग निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बटा ए, माइनस बी का मान कितना होगा, तो बी का मान है यहाँ पे -8, -8 बटा 1 यानी कितना आ गया 8, गुणा निकाले तो अल्फा बीटा हो जाएगा आपके पास सी बटा ए, सी का मान कितना है यहाँ पे के बटा ए यानी के, ये आ गया। अभी अपनों ने क्यों निकालना, क्योंकि अपनों ने फॉर्मूले पढ़े थे, इनकी प्रॉपर्टीज होती है क्या कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फा बीटा। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं द्विघात समीकरण में, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो 3 वीडियो तो वहाँ पे जाके आप दे सकते हो, प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है द्विघात समीकरण की। तो यहाँ पे आपके पास अल्फा प्लस बीटा का स्केयर कितना दिया है 8, तो यहाँ पे करो 8 का स्केयर -2 अल्फा बीटा कितना है यहाँ पे के, तो के इक्वल 40, 8 का स्केयर कितना 64, तो 40 इधर लियो माइनस, अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में यानी 2 के, तो यहाँ से आपके पास कितना है 24, 2 के, तो 2 से भाग दोगे तो के का मान कितना आ जाएगा 12, 12 दूना 24 यानी के का मान आ जाएगा आपके पास 12। तो ये प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसलिए उन्होंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास त्रिज्या कह रहा है आपके पास 10% की कमी, यानी इसको फ्रैक्शन में बदलो, 10% कितना होता है 1/10, यही होता है। इसका मतलब पहले जो आपके पास त्रिज्या थी वो कितनी थी 10, उसके बाद कमी हो रही है, कमी कितने की हो रही है 1 की, तो कितनी होगी 9। तो क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो अपने को होता है पाई आर स्क्वायर। एक चीज ध्यान को, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, त्रिज्या चेंज हो रही है लेकिन पाई क्या सेम, तो आप इसको हटा भी सकते हो। तो आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, फिर 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। इसका मतलब पहले क्षेत्रफल था 100, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 81। यही पूछ रहा है कितने % की कमी हुई, तो कितने की कमी हुई यहाँ पे 19, तो 19 चेंज यानी कहाँ से कम हो रहा है 100 से, तो बटा 100 परसेंटेज के लिए 100 लगाओ, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया 19% की क्या हो रही है कमी। आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी है ब्रोमीन। ये तो होगी अधातु। अगर आपसे पूछ ले धातु, तो धातु है मरकरी, वो भी कहाँ पे रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या पाई जाती है द्रव। अगर अधातु पूछे तो है ब्रोमीन, अगर आपसे पूछे धातु तो कौन सी होगी मरकरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन में होगा धावन सोडा यानी ऑप्शन सी, ठीक है। तो जल है, जल ही तो क्या करता है धोने का काम करता है, तो हमेशा यही बताते हैं कि जब भी आपके पास H2 आ जाए इसका मतलब धावन सोडा, तो पानी की कठोरता को क्या करता है ये दूर करता है। ये है आपके पास किसका सूत्र, ये विरंजक चूर्ण का, चूर्ण। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये किसका, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा। और लास्ट में ये किसका सूत्र है, ये सूत्र है जिप्सम का, ठीक है। अगला है, उत्पादक गैस निम्नलिखित कौन सा मिश्रण है। तो उत्पादक गैस इसमें कौन सा होगा Cu+N2, जिसको अपने क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोलते हैं वायु अंगार गैस। और उत्पादक गैस तो दिया ही हुआ है, ठीक है। और एक आता है CuN2, इसको बोलते हैं भाप अंगार गैस, ठीक है। भाप में देखो H2O होता है, H2O, यहाँ से H2O से ध्यान रख लो H2। और प्रोड्यूसर और वायु में क्या होती है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से ध्यान रख लो, ठीक है।
ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपके पास दिया परिक्षेप्य और परिक्षिप्त और लास्ट में दिया प्रकाल, यानी क्या बनता है। देखो इसको याद करने का तरीका ये है, इसको तो ध्यान रख लो विलायक से, यानी ये विलायक है और ये है विलय। विलय कम होता है, विलायक ज़्यादा होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास द्रव, गैस और फिर आपके पास ठोस और गैस, ये तो है आपके पास कौन सा परिक्षेपण, ये वाला, और ये वाला है आपके पास परिक्षिप्त। तो इन दोनों से जो मिलेगा उसको बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म। अगर आपके पास द्रव और द्रव आ जाए तो बनता पायस। पायस का मतलब इमल्सन, ठीक है। अगर आपके पास ठोस या द्रव आ जाए, ठोस या द्रव, तो बनता है जेली। अगर आपके पास गैस, द्रव या क्या आ जाए, गैस, ठोस, इससे बनता है आपके पास एरोसोल। ये जो आपको दिख रहा है एरोसोल, एरोसोल। और अगर आपके पास आ जाए द्रव और क्या रहेगा, ठोस, द्रव ठोस, या क्या आ जाए ठोस ठोस, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है, इससे क्या बनता है, सोल, ठीक है। तो ध्यान रखना विलयन में तो क्या होता है, विलयन में तो अपने को पता है विलायक और विलय होता है, लेकिन ये जो परिक्षेपण और परिक्षिप्त है ये होता है कोलाइड। क्या होता है? कोलाइड। तो कोलाइड में ये अपने को ध्यान रखना, बस इसमें चेक कर लो आपके पास। देखो यहाँ पे द्रव और गैस, द्रव गैस से क्या बनेगा, फॉर्म। द्रव और ठोस से क्या बन रहा है, सोल, ये तो ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है। ठोस और गैस से क्या बनेगा, तो आप खाओगे फॉर्म, और ठोस और द्रव से क्या बनेगा, जेली, ये लो, ठीक है। इसका मतलब जो सही है वो कौन सा ऑप्शन है, बी। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम धातु को अधिक वायु में जलाने पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब ये है ऑक्साइड कौन सा बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनकी अगर ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो हमेशा क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड मतलब लास्ट में आपको O2 प्राप्त होगा, O2। लेकिन आपसे पूछ रहा है पोटेशियम धातु, तो पोटेशियम आपके पास ये, और ये आ जाएगा KO2। क्या आ जाएगा, KO2। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा, सी। लेकिन आप गलती क्या करते हो, यहाँ पे गलती ये करते हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना, एक तो होता है आपके पास ऑक्साइड, एक होता है पेरोक्साइड और एक होता है सुपर ऑक्साइड। तो इसमें जो आपके पास ऑक्साइड में क्या प्राप्त है, O-2, पेरोक्साइड में क्या होता है, O-2/2 आ जाएगा, और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, माइनस ये 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराओगे तो क्या होगा, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड यानी O-2, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, KO2। तो ये तो 30 क्वेश्चन जिसमें अपने पास मैथ के और साइंस के दोनों मिला के थे। तो क्वेश्चन NCERT और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं दोनों को मिला के इसमें ऐड किए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन, इनके साथ जो थ्योरी है वो भी अपनों ने कर ली, और जो आपके पास 4 ऑप्शन है उनके थ्रू जो अपने को पता थी वो भी अपने को पता होने चाहिए। अगर इसी तरह के और आपको 30 क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि अपने ये सीरीज आगे भी चालू रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 30 क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।